हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी के जो पिछले कुछ सालों में उन्होंने एग्ज़ाम कराए हैं अपनी विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, उनसे संबंधित हम जो हैं पूरे प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं पूरी व्याख्या के साथ। उसी श्रेणी में आज ये जो है 5वीं वीडियो अपलोड होने वाली है। 5वीं वीडियो के क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। और बात हम कर रहे हैं इस समय वीडियो की, क्योंकि वीडियो का री एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल्ड है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसका वो कैंसिल हो गया था, अब वो जून में होने वाला है। ठीक है, इस सब को शुरू करने से पहले दोस्तों बहुत बड़ा थैंक यू। मेरी पिछली वीडियो को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसी प्रकार का प्यार बनाए रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो और उसके साथ साथ इस समय ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है, उससे संबंधित वीडियो, उसका भी जाके आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप 12th पास हैं, प्लस ट्रिपल सी है आपके पास और प्लस पैट है क्वालिफाइड 2000 जो 21-22 वाला जो है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। और ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको लगे कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ। तो इसमें जो है वैसे तो क्या है, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, 50 आएंगे रीजनिंग के और 85 क्वेश्चन आपके जो हैं जीएस के आएंगे। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। माइंड में क्लिक करके रखिए। लेकिन इस वाले पेपर में जो है मैं आपको बताऊँ, 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 30 ही क्वेश्चन जो हैं जीएस के हैं। तो पहले जो पेपर आता होगा तो इस तरह का उसमें शेड्यूल होता होगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी का टेस्ट क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। तो इसको हल कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, इसमें 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है उनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, कौन थे सूरदास के गुरु? दोस्तों वल्लभाचार्य। पूरा यहाँ पे सूरदास के बारे में आप पढ़ लेते हैं कि क्या है पूरा, जिससे कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आए तो हम सॉल्व कर पाएँ। सूरदास हिंदी साहित्य के में भक्ति काल के, एक नया क्वेश्चन है, कृष्ण अष्टछाप, कृष्ण जी के भक्त थे वो, कवियों में अग्रणी थे हैं। महाकवि सूरदास वात्सल रस, यानी कि कृष्ण जी का वात्सल रस, यानी कि जो बचपन का है, वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण जी के वात्सल रस को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है अपनी जो उनकी कविताएं हैं, दोहा हैं, इन सब में। सूरदास ने भगवत के 12 स्कंधों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितने सारे पद हैं देखो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए सही है। ठीक है, भागवत के 12 स्कंदों पर 1.25 लाख पदों की रचना की है, जिनमें से अब 500 पद ही उपलब्ध हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको डीपली पढ़िए, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ थोड़ा सा जो है टफ होते चले जा रहे हैं। जो पुराने क्वेश्चन हैं वो नहीं आते हैं, जो सूरसागर में संकलित हैं। सूरदास की सूरसागर आपको पता चल गई। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन इस विषय में अभी भी मतभेद है। आगरा के समीप गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई थी। ठीक है, और उनके वो शिष्य बन गए थे। वल्लभाचार्य ने ही उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षा देकर कृष्ण लीला के पद को गाने का आदेश दिया था कि कृष्ण लीला के जो हैं पद उनको गाइए आप। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण भक्त माना जाता है इन्हें। दूसरा है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब आप छंद पढ़ते हैं तो उसमें विराम लगा होता है, जो उस विराम को क्या कहते हैं? सांस लेने के लिए होता है विराम, तो उसे हम यति कहते हैं। छंद के में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है अलग से, यति क्या है? छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। ठीक है, छोटे छोटे छंद होते हैं उनमें साधारणतः जो यति है वो पूरे चरण के अंत में होती है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम हो सकते हैं। जब बड़ा छंद होता है तो ज़्यादा सांस हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा क्या कहते हैं? विराम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यति याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी कि वाक्य की गति अंतिम रूप लेने का मतलब क्या होगा कि वाक्य पूरा हमारा ख़त्म हो गया है, विचार के तार भी ख़त्म हो जाएं, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, विचार भी ख़त्म, पूरा वाक्य भी ख़त्म, तो आप पूर्ण विराम लगाएंगे, ले लाएंगे, कहानी ख़त्म है ना। तो आप इस तरह से याद कर लीजिए, तो इसका उत्तर पूर्ण विराम होगा। जहाँ वाक्य की गति अंतिम सांस ले ले, विचारों के भी तार टूट जाए, वहाँ हम पूर्ण विराम लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, जो विस्मय सूचक होते हैं जैसे आहा और इस तरह के जो होते हैं, या अचंभित रहने वाले, और प्रश्नवाचक जो होते हैं उनमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, जैसे उसमें भी वाक्य हमारा खत्म ही हो जाता है, तुम क्या कर रहे हो,
ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक सूचक जो है चिन्ह लगेगा, ठीक है। और योजक चिन्हों का प्रयोग सामाजिक पदों और पुनरक्त या युग्म शब्दों के मध्य में लगता है। योजक माने होता है जोड़ना, ठीक है, ऐसे करके योजक जो होता है जोड़ने वाला। तो जिनमें हम पुनरक्त बार बार, जैसे हम बार बार लिखेंगे, तो बार बार जब हम लिखेंगे तो उसमें जो बीच में डैश लगता है, ठीक है। और अल्प विराम कब लगता है, वहाँ किया जाता है जब हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, कॉमा लगाते हैं। और अर्ध विराम जो होता है वो उसमें थोड़ा कम रुकना पड़ता है अर्ध विराम में। अमर्ष का क्या अर्थ है? अमर्ष क्या है? अमर्ष का जो अर्थ है वो है एक संचारी भाव। अमर्ष का क्या अर्थ है? एक संचारी भाव है इसका अर्थ। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिख रहा है ये। तो यहाँ पे पूरा लिखा है कि मन में आने जाने वाले, यानी कि संचरण करने वाले, मन में जो विचार आते हैं हमारे, आते हैं जाते हैं, भावों को संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। ये एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया। अमर्ष भी एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि जो विरोधी है उसका अपकार करने की जो अक्षमता है उससे उत्पन्न जैसे दुख जैसा हमारे लिए उत्पन्न होगा, ये अपने अपमान और तिरस्कार के कारण क्षोभ उत्पन्न होता है। इसे अमर्ष कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ है, ठीक है। तो ये एक संचार, हम होता नहीं, अगर हमें दुख होता है तो हम बहुत सोचते हैं, विचार आते हैं जाते हैं। सुख अच्छे खुश होते हैं तो भी हम बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं। अब जब दुखी होते हैं तो दुखी भाव वाले विचार आएंगे, खुश होंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अच्छे सपने देखेंगे। तो इन्हीं को लेकर ये है, ठीक है। तो ये एक, इसका उत्तर क्या होगा? एक संचारी भाव है ये, और इसकी कुल संख्या 33 है। इसको रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, जो भाव आते हैं हमारे मन में। अब इसमें कबीरदास से संबंधित क्वेश्चन आ गए। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो इसमें कबीरदास की भाषा कौन सी थी इसको देखते हैं दोस्तों। कबीरदास की जो भाषा थी वो यहाँ पे देखो पूरा लिखा है कि संत कबीरदास, पूरा इनका सन लिखा है 1398 से 1518 तक, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया था। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी भी थी, फारसी भी थी, पंजाबी भी थी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसमें हर तरह की भाषा इनकी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सधुक्कड़ी आ गया। ये हर तरह की भाषा इनकी में मेल था, क्योंकि ये सामाजिक जो विचार हैं उनको लेकर चल रहे थे, कुरीतियों को दूर कर रहे थे अपनी बातों में, अपनी जो ये जितना भी काव्य लिख रहे थे उसमें। तो इसलिए हर तरह की भाषा का, हर क्षेत्र की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया 6 से 7 जो क्वेश्चन है, 6 और 7 वो मुहावरे होंगे, उनका उचित विकल्प चुनना है। तो छठा ये है द्रौपदी की चीर। द्रौपदी की चीर आप समझ लीजिए, जैसे जब द्रौपदी का चीर हनन हुआ था तो कृष्ण भगवान आ गए थे उन्हें बचाने के लिए, तो उस चीर का कोई अंत नहीं था, ठीक है। उसको खींचते रहे जो वो थे कौरव, लेकिन उस चीर का कोई अंत नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा? कभी ना समाप्त होना, कभी वो समाप्त नहीं हुई। तो द्रौपदी की चीर का अर्थ क्या होगा? कभी ना समाप्त होने वाली, अनंत, या इसे अनंत कहेंगे। अपमान से मत लगाइएगा, क्योंकि द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ था, वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने आकर उनको बचा लिया था, ठीक है। इस चीज़ को पॉजिटिव आप हर चीज़ को लेंगे तो अच्छे विचार ही आएंगे। कूप मंडूक होना क्या है? मतलब कूप माने कुआं, मंडूक माने मेढक। एक ही एक लिमिटेड जगह में मेढक रह रहा है, वो कह रहा है यही मेरी पूरी दुनिया है। तो कूप मंडूक होने का मतलब क्या है कि वो सीमित क्षेत्र है उसका, और उसे लग रहा है कि इतना ही ज्ञान होता है। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, एक ही क्षेत्र का अनुभव होना। जैसे आप घर में रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या ज़्यादा आप लोगों से नहीं मिल रहे, तो आपको लगता है कि इतनी ही दुनिया है। लेकिन जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के विचार जानते हैं, बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, तो पता चलता है अरे ये भी है जीवन में, अच्छा ऐसा भी होता है। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे दिया है, देखो पूरा आप इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो पहला और आखिरी जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस से दिया है, लेकिन जो बीच में य, र, ल, व 4 दिए हुए हैं, इनको ऐसे सीक्वेंस में लगाना है कि पूरा अच्छे से क्रमबद्ध रूप से पूरा सेंटेंस बन जाए, ताकि मतलब एक शुद्ध वाक्य जैसा लगे। लेकिन शुरुआत आपको सामाजिक जीवन में करनी है, और अंत कहाँ से करेंगे? उपाय ही ना कर सके से। तो इसको यहाँ पे पूरा लिखा है, देखो सामाजिक जीवन से देखो इन्होंने शुरू की है, और ख़त्म कहाँ पे हुआ है? उपाय ही ना कर सके। अब बीच में आपको जोड़ देना है, तो बीच में क्रोध की ज़रूरत इन्होंने जोड़ी लगाया दूसरे नंबर पे। यानी कि क्या कहा इन्होंने कि क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो
ये फिर यहाँ पे है क्रोध ना हो तो मनुष्य फिर रहा है, या ला फिर रहा है तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले फिर कष्टों की चिर निर्वृत्ति का फिर क्या है उपाय ही ना करे। तो यानी कि इसका क्या होगा, या ला रावा, या ला रावा, पहले या वाला आएगा, फिर ला वाला आएगा, फिर रा वाला आएगा, फिर वा वाला आएगा, और ये 1 और 6 तो उसके साथ लगेंगे। ठीक है, बस आपको सीक्वेंस वाइज सही से लगाना है। दिए गए वाक्यांश दिया, उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ उत्तर लिखा है, ये दक्षिण लिखा है, ये पूरब लिखा है और यहाँ पश्चिम। इसकी जो बीच की दिशा है इसको क्या कहते हैं, आपने सवाल भी किए होंगे, तो इसके क्या कहेंगे आप, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व कहेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पे वैसे ये दिशाएं उत्तर पूर्व दिया नहीं है। तो उत्तर और पूर्व की दिशा जब आपका घर बना हो तो आप देखना पूरब और उत्तर की दिशा में जो ईशान कोण है वो होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपका घर जो है पूरब दिशा में बना हुआ है मान लीजिए, तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण होता है जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर किचन बनी होती है, ठीक है, तो ये ईशान कोण कहलाता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे वलय। वलय शब्द का अर्थ जो है उसको चिन्हित कीजिए। वलय माने क्या होता है, वलय माने रिंग जैसा होता है ना, वलय माने रिंग होते हैं, तो वही गोलाकार घेरा को कहते हैं। जैसे आप पेड़ देखते हो तो पेड़ की अगर आप तना काटोगे तो उसमें बीच में गोल गोल वलय बने होते हैं, उनकी उम्र की पता चलती है ये कि पेड़ कितना पुराना है ना, तो वलय। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास बताना है, तो अव्ययी भाव समझ आप बिल्कुल आंख बंद करके बता देंगे। आजीवन, इसमें आगे आ लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। जीवन भर ये कहते हैं, आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। जैसे प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन, ये सब अव्ययी भाव समास होते हैं और पहला पद इसमें अव्यय होता है और प्रधान भी होता है, इसे याद रखना। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है, ठीक समकर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो आपने कारक पढ़े होंगे उनमें सब है। तो ठीक समय पे आ जाना ये अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण है। और ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि वह कारक जो किसी के समय, स्थान या अवसर का बोध कराए उसे अधिकरण कहते हैं। में पर अधिकरण में होता है में या पर, अधिकरण में आप पढ़ना पूरे कारक। तो चिड़िया पेड़ पर, ये अधिकरण है। ठीक समय पर आ जाना, घड़े में है देखो, तो ये अधिकरण है। कारक सारे पढ़ लेना, कर्ता ने कर्म को, लेकिन कर्ता जो है वो तत्पुरुष समास में नहीं आता, याद रखना, कर्ता और संबोधन। मंदिर और मंदिरा, इनमें ये दिए हुए हैं, एक से पढ़ने में लग रहा है लेकिन इनका अर्थ अलग है। तो मंदिर माने क्या होता है, देवालय होता है, और मंदिरा माने होता है अश्वशाला, यानी कि जहाँ पे घोड़ा रखा जाए, तो ये इसका अर्थ डी होगा। मंदिर माने देवालय और अश्वशाला, ठीक है। अगला है मिश्र वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है जो जोड़कर बना हुआ है, ठीक है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ज्यों और त्यों लगा हो तो समझ लो वो मिश्र वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आश्रित हो, गौण हो, मतलब मैं अगर घर से नहीं निकलता तो वर्षा नहीं होती, ऐसा है। जैसे ही मैं निकला तभी वर्षा हुई, यानी कि पहला जो वाक्य है वो मुख्य है, दूसरा गौण है, ठीक है। तो जहाँ पे जब, तब, जहाँ, वहाँ अगर ये सब लगे हों तो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ही ज्यों आया वैसे ही आप समझ लीजिए। राम नहीं आता तो लगा है, और वहाँ जहाँ और वहाँ ये लगे, ये सब मिश्र वाक्य में आएंगे। 15 से 18 बीच, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्या है, काव्यांश के अर्थ जो है, काव्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछा, उसका उत्तर देना है। तो आज वर्षों बाद उठी एक इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। बिल्कुल आपके लिए सही है कि आप अपने जीवन में कुछ अस्तित्व बनाएं अपना एक अलग से, क्योंकि कुछ समय बाद लोग क्या पूछते हैं आपका, वो पूछते हैं कि आप किस ओहदे पे हैं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर वसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता ही फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं, ठीक है। तो इस तरह से तो आप वास्तव में कुछ करने की कोशिश कीजिए, आपके लिए मौका मिला है, अपने लिए एक सीट जो है बिल्कुल परमानेंट कर लीजिए कि हाँ मेरे लिए एक वीडियो की जो है सीट मेरे लिए बनी है, और जो रिमेनिंग है वो कोई भी ले जाए। कवि के मन में कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कवि के मन में जो है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की तो इच्छा उत्पन्न हुई है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा।
अगला है सूखे पत्ते किसकी तरह लग रहे हैं, तो सूखे पत्ते जो हैं मन में सूनेपन जैसे दिए हैं। इसमें दिया है सूखे पत्तों की तुलना किससे की है, मन में सूनेपन जैसे। अगला है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है कि विचारों की जो कलियां हैं उन पर बहाव का आगमन हुआ है। गहनता की फसल में के कवि का क्या आशय है, गहनता की फसल से विचारों में परिपक्वता से संबंध है कि हमारे विचार जो हैं वो परिपक्व हों, हम कुछ आगे करने की सोचें। ठीक है, ये है। तो ये पूरी कविता जो है आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, लिख के रख लीजिए जिससे आपको लगे कि जीवन में कुछ करना है ना। तो अगला है रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों पे उचित जो है विकल्प चुनना है। इसमें जो रिक्त स्थान है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी नहीं होगा। अच्छा, राजीव उसकी अपेक्षा, हाँ उपेक्षा और अपेक्षा है, तो रामू की उपेक्षा इसलिए, उपेक्षा माने हम किसी को अलग कर रहे हैं, उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, सी होगा इसका, अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, उपेक्षा और अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा माने तुलना करना, उस तुम्हारे कंपैरिजन में, उपेक्षा माने हम किसी को अलग कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, उसको अलग कर दिया, ये है। ठीक है, निम्न पंक्तियों में से सही अलंकार का चयन करो। पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आबे हासी। ठीक है, पानी विच मीन प्यासी, पूरे पानी में है, मीन माने मछली, लेकिन वहाँ भी प्यासी है, इतना पानी होने के बाद भी, तो मुझे सुन सुनकर हंसी आ रही, ये इसका मतलब है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें विशेषयोक्ति अलंकार है। और क्योंकि क्या है, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य नहीं हो पा रहा है तो विशेषयोक्ति है। जैसे मछली पानी में है लेकिन प्यासी होने की बात कह रही है, तो विशेषयोक्ति है, माने कि पानी इतना सारा भी पी लो, क्यों नहीं पी पा रही हो, है ना। तो ये विशेषयोक्ति है कि ऐसा क्या है। 21वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पर्सन, व्यक्ति के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, अगर लड़की लिखा है तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगी वो कम्युनिटी से रिलेटेड हो जाएगी। लेकिन जब हम किसी विशेष लड़की का नाम ले दें कि मान लो रमा, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई, वो पर्सनल, उसके अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना ये। और समूहवाचक संज्ञा ये सब होती हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ केवल नाम हो वहाँ पे है, तो इसका होगा राम। राम एक स्पेसिफिक नाम है, रामचरितमानस एक काव्य का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, तो ये जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, जबकि अगर जैसे मिठास लिखा है, इसमें लिखा हो, तो मिठास तो किसी की भी हो सकती है ना, और नाम लिखा होता है मिठास के लिए तो वो व्यक्तिवाचक होती है। व्यक्ति में क्या है कि जैसे किसी स्पेसिफिक, जैसे वाराणसी लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा शहर में वाराणसी स्पेसिफिक लिख दिया, रामायण लिख दिया, काव्य नहीं लिखा कि एक महाकाव्य है, बहुत सारे महाकाव्य नहीं, रामायण, यानी कि हमें रामायण ही उठाएंगे वहाँ से। तो व्यक्तिवाचक क्या है कि 50 चीज़ें लिखी हुई हैं, पर हमने नाम लिया रमा का, तो क्लास में जो रमा होगी उसी से बात करेंगे। हमने कह दिया ये लड़कियाँ, तो पता नहीं हम कौन सी लड़की से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक नहीं होगी। ठीक है, तो वो जातिवाचक हो जाएगी। जहाँ पे हमने लड़की की बात कर ली तो वो अपनी पूरी जाति को जो है डिनोट कर रही है, लड़के की बात कर ली तो वो पूरे जाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है, गंगा का पर्यायवाची पूछना है। तो गंगा का पर्यायवाची देखो, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता भी है, लेकिन कालिंदी नहीं है। ठीक है, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची लिखा हुआ है यहाँ पे। गंगा के क्या लिखे हैं, नंदीश्वरी है, त्रिपथगा है, ये बहुत आता है त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी। ठीक है, ये सब गंगा के पर्यायवाची, लेकिन कालिंदी यमुना का पर्यायवाची। सही वर्तनी शुद्ध, इसमें चुनो शुद्ध शब्द कौन सा लिखा है इसमें, तो शुद्ध शब्द इसमें जो लिखा है वो श्रृंगार लिखा है, जबकि मातृभूमि ऐसे नहीं लिखा जाता। मातृभूमि में क्या होता है, ता के नीचे र लगा रहता है, ये मातृभूमि है। और मुश्किल गलत लिखा है, आधा शाह बनेगा। अवनति भी गलत लिखा है, क्योंकि अवनति ऐसे लिखा जाता है, देखो ये सब लिख के यहाँ पे दिख रहे हैं। श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है, ये सही है। श्रृंगार को आप ऐसे करके मत लिखिएगा, ये गलत होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं लगेगा। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक, जो समूह को बता रहे हो, तो समूह को कौन बताएगा, भीड़ बताएगी, सेना बताएगी, ये चीज़ समूह को बताती है, तो भीड़ है यहाँ पे।
ठीक है, जहाँ पे ग्रुप बहुत सारे लोग हों। आंशिक शब्द का में प्रत्यय कौन सा लगा है? प्रत्यय माने पीछे लगना, ठीक है। तो आंशिक, आंशिक में क्या होगा? अंश और प्लस इक, तभी तो आंशिक होगा, तो इक लगा होगा इसमें, ठीक है। तो आंशिक माने यहाँ पे लिखा है कि जो शब्द अंश शब्दों के अंत में जुड़कर अनेक अर्थों को जो शब्द अंत दूसरे शब्दों में जुड़कर अर्थ का परिवर्तन कर दें वो प्रत्यय कहलाते हैं, पीछे जुड़कर लेकिन अंत में जुड़ रहे हैं, ये याद रखना। कल मैंने हर वीडियो में बता रही हूँ ये शब्द। आंशिक में इक का प्रत्यय है, इक प्रत्यय बनने से जैसे वैज्ञानिक, वैदिक, लौकिक, दैनिक, तुम्हें इक से अपने आप समझ में आ रहा होगा कि पीछे इक लगा। जब आप बोलेंगे तो आपको बिल्कुल ये रटने की जरूरत नहीं है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय तो जब आप बोलेंगे ना, बार बार बोलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई नया शब्द जुड़ा है। अगर इन दोनों को हम अलग कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा। अब ये वाक्य दिया है, इसके जो इसमें खंड दिए हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण जो खंड है उसको आपको चिन्हित करना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप डी लिख देंगे कि कोई त्रुटि नहीं। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ठीक है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो पुलिस के द्वारा होना चाहिए, तो इसका ये वाला गलत है, यहाँ पे के और लगेगा। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ठीक है। ए वाला इसका, ये जो ए है ये वाला गलत है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27वां। इसमें है बधूर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। बधूर्वी का संधि विच्छेद में क्या होगा? आप जो हैं वधू लिखेंगे पहले। वधू कैसे लिखा जाता है आपको पता ही है, वाह बनाएंगे, पेट नहीं इसका कटेगा, ऐसे वधू लिखेंगे पहले, वधू ऐसे लिखते हैं, और ऊर्मी लिख देंगे, ठीक है। तो अब वधू ऊर्मी लिख देंगे, जब बड़े ऊ बड़ा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ ही बनेगा, तो इसलिए ये वधूर्मी ऐसा हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी संधि है? ऊ मिलकर ऊ बन गए, तो इसमें ये जो है दीर्घ संधि है। कौन सी? स्वर संधि है, इसको भी याद रखना क्योंकि स्वर में ही सारी संधि होती है। तो देखो ये है धर्म अर्थ, तो ये धर्मार्थ हो गया। वधू ऊर्मी बधूर्मी हो गया। नारीश्वर, तो दोनों बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गए, तो ये नारीश्वर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये दीर्घ बनाते हैं तो ये दीर्घ संधि के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्नात्मक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द अलग है? पापक माने क्या होता है? आग होता है, और अनल माने भी आग होता है। कल मैंने बताया था अनिल माने वायु होता है, और कृषाणु माने भी आग होता है। तो अनिल अलग है इसमें, तो ये बी जो है वो अनिल अलग हो गया। यहाँ पे हवा दिया है, देखो अनिल माने हवा, ठीक है। फिर है हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम क्या होगा? आपको पता ही है, हर्ष का विलोम पूछ रहे हैं तो विषाद होता है, दुख। हर्ष माने खुशी, विषाद माने दुख। गंदला, मैला, मलिन शब्द किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये जो पर्यायवाची हैं वो हैं पंकिल के। किसके? पंकिल के। जबकि धवल माने होता है बिल्कुल साफ उजला, प्रलय माने होता है विनाश, और पामर का अर्थ होता है दुष्ट, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब देखिए, अब ये आ गए 30 क्वेश्चन मैंने कही थी कि उसके, अब ये जीएस के आ गए, अब ये उसके आ गए रीजनिंग के। ये रीजनिंग आ गई, सामान्य बुद्धि पर एक टेस्ट है। इसमें मैथ भी दे रखी थोड़ी बहुत। तो इसमें पूरा यहाँ पे दिया है कि 4 मोमबत्तियाँ जिनमें जलने की क्षमता 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे है, को एक कक्ष में एक ही समय में जलाया जाता है। उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है जब तक कि कक्ष में 3 मोमबत्तियाँ बुझ ना जाएं, मतलब 3 मोमबत्तियाँ बुझ जाएंगी। यदि प्रत्येक मोमबत्ती की जलने का खर्च 1.5 रुपया प्रति घंटा है तो कुल खर्च कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ही रह जाएगी 5 घंटे वाली इसमें। तो यहाँ पे चारों मोमबत्तियों क्या करा, इन्होंने कुल खर्च चारों को जोड़ कर और गुणा कर दिया है, जो खर्च है 1.5 रुपया है ना खर्च, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा यहाँ पे। तो ये जोड़कर और जो मल्टीप्लिकेशन, तो चारों का कितना होगा इन्होंने बता दिया कि 19.5 रुपये होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सवाल है, जबकि हमें कठिन लग रहा था। चारों को जोड़कर जो खर्च हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो इसका पूरा फार्मूला है 7:30। आप वैसे भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे 7 यानी कि 8, 7 और 8 के बीच होगी, और यहाँ पर ये होगी सुई, ऐसे है ना, ये 8 होंगे, ये 7 होंगे, इनके बीच में तो होगी सुई। ये यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 6 होंगे। तो इस तरह से होगी। तो यहाँ पे पूरा यहाँ फार्मूला लिखा है। दोनों सुइयों के मध्य का कोण कैसे निकालते हैं? तो इन्होंने पूरा लिख दिया 7 - 30/5, यानी कि पूरा यहाँ पे लिखा है, और फिर गुणा ये पूरा फार्मूला लगा के इन्होंने निकाल दिया कि वहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा होगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा।
तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा इसके फॉर्मूले को, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। ठीक है, माइनस मार्किंग है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से आपको हर पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ये जब 4 पासे दिए होते हैं ना, तो इनमें सबसे सही तरीका होता है, एक तो ये भी होता है कि जो 2 सेम होते हैं उनको हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें जिसमें 1 यूनिट सेम है, जैसे यहाँ पे पूरा दिया है कि आकृति 2 और 4 में जो है ये 2 जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें और केवल एक ही नंबर जब सेम है, और तो नंबर इसमें सेम है नहीं दोनों में, तो इसको बिल्कुल जैसे क्लॉकवाइज है वैसे ही हम इसे घुमाएंगे, यानी कि हम इसे 2 5 4 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है देखो, इसका तरीका ये है, ये देखो लिखा है, इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ मैं, तो ये 2 5 4 इस तरह से आपको लिख लेना है। फिर आकृति इसमें 3, इसमें इसकी नहीं, इसकी भी सेम आकृति जो सेम नंबर है 2, इसे भी हम ऐसे ही 2 6 3 बिल्कुल घड़ी के अनुसार इसे घुमाएंगे। इसे हमने 2 से 2 5 4, इसका भी 2 लेंगे पहले, और 2 6 3, तो इसको 2 6 3 लिखा है, इसको 2 5 4, यानी कि अब क्या करा हमने, तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अब ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत पूछा है ना, तो जब हमने सीक्वेंस बनाया तो 3 के साथ कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यानी कि कौन सा होगा, 4 होगा। ऐसे करके देख लेंगे। और दूसरा तरीका ऐसे भी है कि जैसे जो सेम होते हैं ना एक से अंक, इसमें चलिए यही वाला तरीका रहने दीजिए, नहीं तो ऐसे होता है कि जो सेम अंक होते हैं, मान लीजिए किसी में एक में 2 एक से अंक है, जैसे 3 और ये 3 और 1 है, 3 और 1 है, तो इसमें 3 का पूछा है, इसलिए ये वाला नियम लागू नहीं कर सकते। अगर ये इनमें से किसी का पूछा होता तो लागू होता है, इसीलिए ये वाला नियम लागू किया गया है कि इनमें हमने देख लिया कि इसको क्लॉकवाइज घुमाया और इसको भी सेम क्लॉकवाइज घुमा के एक के नीचे एक रख के देख लिया, जिसका जोड़ा बन रहा है वो उसी के अपोजिट साइड में होगा। जो हम लूडो खेलते हैं उसकी डाइस की बात हो रही है। अब इसमें निम्न में से दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं ये देखना है। तो इसका बहुत, इसमें देखो चतुर्भुज आप पूरे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके ऐसे करके गिन लीजिए, ये 1 ऐसे 2 3 4 5 ये हो गए, तो 10 5 15, फिर आप क्या गिनेंगे ऐसे करके 1 2, इस तरह से जब सारे गिनेंगे, इसमें पूरे इसमें गिने हुए हैं। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, आप देख लीजिएगा किसी की अगर हो, शॉर्ट ट्रिक भी होती है इनकी, तो इसका उत्तर यहाँ पे 27 है। इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लेना ज़्यादा सही रहता है, वो उनसे हमें जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया कि राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। 70 सप्ताह की बात हो रही है, तो इसे भी आपको दिन में बदलना होगा। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा। अब इसमें देखो मैंने बताया था आपको, ये 315 दिनों में विषम दिनों की संख्या आपको 7 से निकालनी होगी, क्योंकि एक सप्ताह कितना होता है, इसमें सप्ताह, अच्छा वो भी सप्ताह में दिया तो दिन को सप्ताह में बदल लिया, जब हमने काटा तो 0 आ गया, यानी कि राम श्याम और कृष्ण का जन्म एक बार अर्थात बुधवार को ही हुआ है। इस जब हमने ये करा 315 दिन बड़ा है, ठीक है, तो कितना आया 315 दिन बड़ा होने का मतलब, इसको हमने 7 से जब डिवाइड किया कि इसके क्या आया, तो जब 0 शेषफल आया तो इसका मतलब अगर कृष्ण का जन्मदिन बुध को हुआ है तो सबका जन्मदिन ही बुध को हुआ होगा। इसको भी देखो, अगर हम 70 को 7 से वो करेंगे तो इसमें भी कोई शेषफल नहीं आएगा। देखो 70 को 7 से करके देखिए, तो इसमें भी कोई शेषफल नहीं आएगा। जब शेषफल नहीं आ रहा तो सबका जन्मदिन एक ही दिन है, अगर शेषफल आता तो वो दिन इसमें प्लस करके उसका अगला दिन मान लिया जाता। ठीक है, तो इस तरह से इसमें करा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है। इस स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना हो जाएगी, बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना हो जाएगी। बताइए कि शुरू में निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले जो स्थिति दी है, उस स्थिति से 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु कितनी थी। जब 4 वर्ष ये बड़ा था उससे 2 वर्ष पहले की। तो यहाँ पे देखो पूरा मान लिया बी की आयु x है, तो ए की पता थी x + 4 वर्ष बड़ा है। अब इन्होंने क्या कहा, कितने वर्ष बाद, इन्होंने कह दिया कि 16 वर्ष के बाद ए की आयु उसकी आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो 16 वर्ष बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी +16 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, इसकी 3 गुना। ठीक है, 16 वर्ष बाद लिखा है ना, 16 वर्ष बाद ए की आयु वर्तमान आयु से 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इस तरह का लगाना पड़ेगा आपको दिमाग। फिर इसको जब आप ओपन अप करेंगे तो x = आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। तो अतः ए की आयु कितनी आ रही है, 8 वर्ष आ जाएगी। और बी की आयु जब आपको निकालनी होगी तो आपको पहले ही बताया कि 8 वर्ष आ गई ए की आयु। अब बी की आपको पता है कि कितने गुना बढ़ी है, तो आप वैसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। या उसकी माइनस में 2 वर्ष पहले की पूछा है तो आप 8 में से 2 घटाएंगे तो वो आ जाएगी आपकी 4 वर्ष। और एक्स की आयु एक्स बी था, है ना, तो वी की 4, तो इसकी 4 में से -2 करेंगे तो 2 वर्ष आ जाएगी। और इसकी क्या करोगे, 8 में से -2 तो इसकी 6 वर्ष आ जाएगी। ऐसे आ जाएगी पूरी, आपको आयु जोड़ जोड़ के काम करते चलना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। आपको आयु एक की माननी पड़ेगी, फिर कितने वर्ष बढ़ी है उसमें जोड़ते रहो या गुणा करते रहो, ऐसे करके होता रहेगा। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ए स्थान से चला और बी स्थान तक, ए स्थान से बी स्थान तक चला, ये ए है ये बी है, यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वह अपनी गति 50% और बढ़ा लेता है, ठीक है। एक व्यक्ति चल रहा है ए से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एवं अपनी गति 50% बढ़ाकर वो लौट जाता है। ए से बी तक चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और लेकिन जब ये ए है ये बी है, और जब बी से वापस आया तो उसने 50% अपनी गति बढ़ा ली। तो बताइए दोनों यात्राओं में उसने यहाँ से गया और लौट के आया तो उसमें गति की औसत गति क्या थी। तो यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया कि जाने में 40 किलोमीटर, और जब बी से ए तक जब वो वापस आया तो उसने अपनी गति को क्या करा, 50% बढ़ा लिया, यानी कि गति उसकी 100% थी, 100 में गुणा 50 करा उसने, है ना। तो ये 150 हो गया, तो 40 किलोमीटर ही चढ़ा, 150/100 हो जाएगा। तो कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो लौट के आया। तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल के लिए क्या करेंगे कि 40 × 60, 2 गुणा दुगनी, औसत चाल क्या होगी, 2 दूरी है ना उसकी, तो 2 × 40 × 4 + 40 + 60, ये फार्मूला लगा के 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो ओवरऑल चला, ठीक है। इस तरह का इसमें फॉर्मूला लगा है। अगला इसमें वो है कि कौन किसके पास बैठा है, कौन किसके पड़ोसी। ऐसे 6 व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं प्रति पंक्ति के अनुसार। ई किसी भी, मान लो देखो यहाँ पे बिल्कुल इसको करके इन्होंने सॉल्व करके भी दिखाया है। इन्होंने बता दिया, ये एक लाइन ये बना दी इन्होंने और एक लाइन बना दी ये, ठीक है। इन्होंने कहा कि ई जो है वो किसी भी हाल में अंत में नहीं है, तो ई को इन्होंने सेंटर में बैठा दिया, बैठ गई सेंटर में। अब इन्होंने कहा कि डी एफ के बाईं ओर बैठा, एफ को यहाँ बैठा दिया, एफ का मुंह जिस तरफ होगा उसके बाईं ओर डी को बिठा दिया, बता दिया इन्होंने। सी और ई पड़ोसी, यानी कि ई के पड़ोस में ही सी बिठाना होगा आपको, ठीक है। सी के पड़ोस में ही ई को, अभी बी से कोई मतलब नहीं, बी बाद में बैठेगा, ठीक है। सी और ई इनने पड़ोसी, जैसे इन्होंने क्या करा, एक ही लाइन बनाई, ई को यहाँ बैठाया और इन्होंने कहा डी और एफ, तो एफ के इन्होंने बाईं ओर डी बिठा दिया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ई का पड़ोसी सी है, यानी कि ई के पड़ोस में ना एफ बैठा होगा ना डी, इसलिए इन्होंने इन्हें अलग रखा। अब इन्होंने कहा डी के विकर्णवत, क्या सी और ई पड़ोसी हैं, सी और ई पड़ोसी बना दिए, डी के विकर्णवत, डी यहाँ डी के विकर्णवत सम्मुख है, विकर्णवत है, सी जो है डी के विकर्णवत है, ये कह रहे हैं। तो ये जो सी है ऐसे विकर्ण बनाओगे तभी तो इस पोजीशन पे आएगा, नहीं तो सी यहाँ भी बन सकता था। तो इन्होंने कहा विकर्णवत है तो ये विकर्ण बन गया, तो सी यहीं पे आएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा बी एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ये एफ का पड़ोसी हो गया। उपरोक्त में, ठीक है, बी के सम्मुख कौन बैठा है, उपरोक्त सूचना के अनुसार बी के सम्मुख कौन बैठा है, तो बी के सम्मुख ही बैठा है, दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ही आपको बस चित्र बना के इसको सॉल्व करना है। अब इन्होंने कहा 10 लीटर, इसको भी फॉर्मूला आ गया, लेकिन ये यहाँ पे 10 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी भरने वाले पंप के द्वारा इतने आकार का हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो जब ये पूरा दिया तो आयतन निकालेंगे, अपने आप ही देख लो, इसका आयतन हो गया। अब इन्होंने कहा कि 10 लीटर प्रति सेकंड, हमें पता चल गया इतने लीटर हमारे हौज में जो है पानी है, तो हमने कहा 10 लीटर भरने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है, तो 1 लीटर में 1/10 लगेगा। तो इसका पूछा 240 में, तो क्या होगा 1/10 गुणा 240 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। 0 से 0 काटा, 24/10 आएगा, फिर क्या आएगा 24/10 आएगा, वो 24 आ जाएगा, केवल बटे भी 10 नहीं आएगा क्योंकि 1/10 गुणा 240 है ना, तो 0 से 0 कट गया, केवल 24 आएगा, तो यानी कि 24 सेकंड लगेंगे इतने हौज को भरने में, ठीक है। ये ऐसे किया जाएगा, यहाँ पे आधा अधूरा किया है, आप ऐसे करना कि 10 लीटर पानी भरने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है, 1 सेकंड लगता है, तो 1 लीटर में 1/10 लगेगा, तो 240 लीटर पूछा है तो आप गुणा कर देंगे, ऐसे करके सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, छोटे बड़े की बात हो रही है, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। LMNOP QR है,
प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, उनका एन क्यू और पी से लंबा है, तो एन जो है यहाँ पे बना दिया और क्यू और पी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो एन लंबा है तो एन को ऐसे बना दो। अब क्यू पहले आएगा, पी पहले, ये नहीं पता हमें, परंतु एम से छोटा है तो एम क्या होगा, एम इससे बड़ा हो गया। हमने कहा पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा, तो यानी कि क्यू बाद में बनेगा। अब यहाँ समझ में आ गया हमें, ये वाला साइन लगेगा। जबकि आर सिर्फ एल से लंबा है, आर सिर्फ एल से लंबा है, तो यानी कि आर हमने यहाँ बना दिया और आर को एस वो एल यहाँ बना दिया, एल यहाँ बना दिया, यही वाला साइन चल रहा है, यहाँ आर बना दिया। ठीक है, ये कर लिया हमने। आर जो है वो एल से लंबा है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, आर सिर्फ एल से लंबा है, तो आर जो है वो एल से लंबा है, हमने बता दिया। अब हमने कहा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि आर सिर्फ एल से छोटा बताया। अच्छा, तो यहाँ पे आर बनेगा और यहाँ पे एल बनेगा, है ना, छोटा बताया तो यहाँ पे एल बनेगा, तो ये वाला साइन। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे छोटा बताओ, सबसे बड़ा बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू सबसे छोटा होगा और एल सबसे लंबा होगा। ठीक है, तो यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा एल सबसे लंबा है और क्यू सबसे छोटा है। ठीक है, जिसका जैसे ऐसे साइन में जो मुंह फैला होता है वो बड़े के साइड होता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब इसमें दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको सॉल्व करना है, तो आप ये देख लीजिए, कॉमन सेंस लगाई, तो यहाँ पे क्यूब था, 11 का क्यूब इतना होता है, 13 का क्यूब तो एक एक स्किप करके है, तो 17 का क्यूब इतना होता है, 18 स्किप कर देंगे, 19 का आएगा, 19 का जो क्यूब होगा वो इसका उत्तर होगा, तो सी इसका उत्तर है। इसी तरह से ये सॉल्व होते चलेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बस आप इनको सॉल्व करते रहिए। इनको बस दिमाग लगाने की, जो भी रीजनिंग के सवाल होते हैं ना, इनको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये कुछ मैथ के भी सवाल दिए, मैथ लेकिन आएगी नहीं, लेकिन हो सकता है आ जाए। किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम ही है, यानी कि इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। जब 3 चीज़ें दी होती तो आयतन निकालते हैं, ये भी दिमाग रखना, कॉमन सेंस होता है। यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन बनेंगे। तो पहले क्या किया हमने, 2 सेंटीमीटर के घन है, तो यानी कि क्या होगा, घन का मतलब क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों समान होती है घन में, तो इन्होंने बता दिया 8 घन सेंटीमीटर का आयतन होगा एक घन का। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, वैसे जो घन का आयतन है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे चाहे निकाल लो एक घन का आयतन, यहाँ पे पहले से कैलकुलेट कर लो, इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे निकाला है। ये ऊपर वाले बड़े उसका है आयताकार ब्लॉक का ये वाला आयतन, और ये जो आयतन है वो किसका है, वो घन का आयतन है। दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि कितने आपके घन बनेंगे, उसमें 24 बनेंगे। यानी कि इस ब्लॉक का आयतन और इस घन का आयतन जो आप घन बना रहे हैं, इसका आयतन, दोनों के आयतन को डिवाइड कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें संबंध बता दिया, अजय और विजय भाई हैं, तो अजय और विजय क्या हैं, तो उन चकोर चकोर भाई हो गए, ये ब्रदर हो गए। अभी लिखा है राम विजय का पिता है, राम यहाँ पे बना दो, ये राम है, ये अजय है और ये विजय है, तो ये इसका पिता है, पिता हो गया ये कौन, राम, राम पिता हो गया। कमला राम की बहन है, यहाँ कमला गोल बनाएंगे, ये बहन हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया प्रेमा राम की भांजी है, प्रेमा यहाँ पे बना दी, ये राम की भांजी है, ये प्रेमा राम की भांजी है। ठीक है, तो ये कमला की बेटी होनी चाहिए। शुभा कमला की नातिन है, ये कमला की नातिन शुभा हो गई। ठीक है, तो अब इसमें कह रहे हैं कि शुभा और इसमें वो बताना है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके ये दोनों बेटे होंगे इनके, और ये कौन है, इसकी बहन है, तो इन बच्चों की ये बुआ होगी। ठीक है, इन बच्चों की तो ये बुआ होगी, तो इस बुआ होने का मतलब क्या हुआ, ये हमारी फुफेरी बहन की बेटी हुई, फुफेरी बहन की बेटी हुई, ये वाली ना फुफेरी बहन की बेटी हुई, तो ये बच्चे इनके इस शुभा के मामा हुए, है ना, तो यही होगा, इसमें देखना पूरा निकलेगा। तो ये क्या हुआ, अजय देखो आ गया, अजय शुभा का मामा है, फुफेरी बहन की बेटी हुई ना, ये कमला की नातिन है ना पूरा इसमें, तो ये दिया है इसमें। तो इसको आप जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये भी बहुत इजी सवाल है। इसमें क्या है, 70% बच्चे, मान लीजिए 100% में से 70% पास हुए हैं तो माइनस कर देंगे, 30% फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा दूसरे पेपर में 60% यानी कि 40% फेल हो गए। अब इन्होंने कहा कि 15% दोनों ही पेपरों में, तो इसके 40, इसके 15 घटाएंगे, इसके में से भी 15 घटाएंगे, कॉमन है ना वो, ये 40 इधर 40 इधर, लेकिन 15% दोनों में ही फेल हो गए, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 40 और 30 को हम जोड़ दें और 15 माइनस कर दें, तो यही यहाँ पे फार्मूला, 40-30 को जोड़कर 15 माइनस कर देंगे, 55% जो है वो फेल हो गए हैं बच्चे। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुल अगर 270 हैं, यानी कि 270 जो हैं वो उत्तीर्ण हैं।
ठीक है। तो 45% पास हुए, तो 45% बराबर 270 बच्चे हुए नहीं हुए, तो इन्होंने कहा 45% बराबर 270 हुए। तो 100% के लिए क्या होगा, तो इन्होंने क्या करा फिर 100% बच्चे इन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, तो 100% क्या करेंगे 270 बटे 45% जो होगा और गुणा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा। क्लास में टोटल 600 बच्चे थे। कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे। अब ये वाला आ गया, ये क्वेश्चन भी इजी है। निम्नलिखित प्रश्नों की दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पर क्या स्थान आएगा। अब ये बड़ा कॉमन सा है, इसको बस देख लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो एक का भी इन्होंने वो करा है स्क्वायर रूट, इसका भी करा है, 2 दूनी 4, इसका 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर रूट जब इन्होंने किया तो 10 आंसर आया इन्होंने। एक इसका आया 2 और इसका आया 4, 4 2 6, 3 3 आया, 6 3 9 1 10। ऐसे ही इसका करेंगे जब, तो इसका 5 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 4 आएगा और इसका 10 आएगा। तो इनको जोड़ो सबको, 10 8 18, 18 5 19 20 और 10 8 18, 18 18 और 5 23 और 23 और 4 27 आया। बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा। 6 इसका होगा, 6 6 37, 256 का कितना होगा, 256 का जो होगा वो 16 होता है शायद, है 6 6 37, और 144 का तो 12 होता है और 64। तो जब इनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको सबको जोड़ेंगे तो 42 यहाँ पे आएगा। तो वही तरीका इसमें, इन सब का जो स्क्वायर का जो आंसर है उसको जोड़ने के बाद ये आया है, बस इसका याद रखना है। इस तरह का ये सवाल करने का तरीका ये है कि इस टाइप के सवाल अगर हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये इस तरह से होना है। इस प्रश्न में एक शब्द तथा उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं बनाया गया है। ठीक है, इस विकल्प को चुनिए, यानी कि जो ये शब्द दिया है इसके अक्षर इनमें से नहीं है। ठीक है, दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं बनाया गया। ठीक है, एक ही विकल्प ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है, ए नहीं लगा हुआ है। अब तुम यहाँ पे देख लो कि ऐसा कौन सा है जिसमें यहाँ पर ए लगाओ। इंटरवेंशन में ए नहीं है, ये देख लो। तो इसमें एंटरटेन में ए लगा है, तो इसका मतलब ये वाला शब्द ऐसा है जो इससे नहीं बना, इनके लिए एक ही अलग से ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ही चेक कर लेते हैं बस, जिससे कि हमारा ये जो है आसानी से सॉल्व होता चले और हमें कोई टेंशन भी ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो ये है, अगला है निम्न, इसमें भी प्रश्नवाचक जो जगह है उसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो इसको क्या करा है इन्होंने, ये देखो इन्होंने पूरा यहाँ पे देख लिया कि 1 में 4 जोड़े, फिर 9 जोड़े, यानी कि 5 5 को स्किप किया है। और 9 में यहाँ पे देखो 1 में जब हमने 4 जोड़े फिर 9 जोड़े, फिर क्या हुआ है, फिर इसमें कितने जोड़े, 16 जोड़े हैं। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर बन रहे हैं इनके। 9 जोड़े हैं तो 3 का स्क्वायर है, 16 जोड़े हैं तो 4 का 5 का क्या 25 जोड़े, 6 का स्क्वायर 36 जोड़े हैं, 7 का स्क्वायर जब हम 6 का स्क्वायर है, अब हम 7 का स्क्वायर का जो आएगा वो जोड़ेंगे तो आएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, 49 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, ये है, इस तरह से बस दिमाग लगाना है। अब यहाँ पे ये है कि निम्न प्रश्न में से चिन्ह में बाईं ओर दी गई संख्याओं के अनुरूप दाईं ओर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सही विकल्प इसमें लगाना है कि इन दोनों का जो संबंध है वो इन दोनों का संबंध कौन सा है, दोनों का अलग अलग। ये दो जो चिन्ह लगने का मतलब है ये दो अलग हैं और ये अलग होंगे। तो अब देख लो इनको इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखो ये क्या है, जब इनको सबको जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो भी 18। ऐसे इन सबको जोड़ के 26 आ रहा है, ऐसे ही इन चारों में से संख्याओं को सबको जोड़ जोड़ के देखो, जिसका उत्तर 26 आ रहा होगा वही यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे कौन सी सी वाली ऐसी है जिसको जोड़ने के बाद 26 आ रहा है, तो इसका उत्तर चाहिए। अब यहाँ पे आ गया निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ये अलग है और ये नहीं, अलग नहीं है, ये सीक्वेंस से चलना है, दो एक ही एक कॉमा है तो सीक्वेंस से चलना है, ये अलग नहीं है दोस्तों। 4/9, 9/20, यानी कि 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9। अब ये 3 तियाँ 9 और क्या यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसको देखो इन्होंने क्या किया है, 4/9 में क्या है, 4 में कितने जोड़े, 5 जोड़े हैं तो 9 आ गए, और 9 में 11 जोड़े। अब 5 के उन्हें 10 जोड़े तो आ गए, फिर इसमें 22 जोड़े, तो इसमें अब क्या दुगने जोड़ेंगे 44 जोड़ेंगे, इसमें 20 जोड़ेंगे, ऊपर 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 अलग अलग नंबर जोड़े हैं दुगने और नीचे दुगने अलग जोड़े, तो ये इसका उत्तर होगा बी, उसमें होगा, देख लेना आप। अगला 50वां क्वेश्चन, ठीक है, 49 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ये 49 क्वेश्चन आ गए। अब 50वां क्वेश्चन है दोस्तों। 50वें क्वेश्चन में क्या है कि प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प हैं, इसमें से 3 तार्किक रूप से संबंधित है लेकिन चौथा जो है वो अलग है।
आचार्य कृपलानी, राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसमें देखो आपको कॉमन सा ही लग रहा होगा कि इसमें देखो सीवी रमन को आप कॉमन सा लगाओ कि इन्हें भारत रत्न मिला था, इन्हें भी मिला था, इन्हें भी मिला था, लेकिन आचार्य कृपलानी को भारत रत्न नहीं मिला। थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना दिमाग आदमी भारत रत्न तक पहुँचेगा नहीं। अब आगे ये जीएस के क्वेश्चन। ये पुराना पेपर है तो 16-17 का दिया, लेकिन जीएस से आप समझ जाइए। देखिए बजट इस समय आया है 2022-23 में, तो बजट से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो देखो ये बजट का दिया कि रक्षा विश्व में 2016-17 में रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है। तो ये उस समय का क्वेश्चन है, तो उस समय जो था चौथा स्थान था। ठीक है, तो आपको समझ में आने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये बैटल को आ गया क्वेश्चन लेकर कि दूसरा जो पानीपत का युद्ध था वो किन के बीच हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए, तीनों युद्ध याद कर लीजिएगा किस किस के बीच हुए। ठीक है, पहला युद्ध जो है आपको मैं बता दूं कि जिसके बीच अभी हुआ है अकबर, उसी के मुगल सम्राट के बीच हुआ था। ये आप खोजना, मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगी। तो ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, 5 नवंबर 1556। अब ऐसे याद कर लेंगे, सब में 5-5 है, नवंबर लगा देंगे। अफगान शासक जो हेमू, जिसे हेमू कहते हैं, हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन आंख में तीर लग जाने के कारण आपा खो बैठा और अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उन्होंने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया और पानीपत का दूसरा युद्ध वो जीत गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आज भी आ सकता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2016 में ओलंपिक प्रतियोगिता में बॉक्सिंग खेल हेतु योग्यता प्राप्त कर ली थी। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं आए, ये आ सकता है, 2016 की बात है। तो ये कौन से, ये थे शिवा थापा। ठीक है, बॉक्सिंग से संबंधित अभी भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग की जो फीमेल है वो भी बहुत अच्छी खेलती हैं। और उसके साथ साथ जो क्या कहते हैं, वेट लिफ्टिंग से संबंधित भी अभी वुमेन वेट लिफ्टिंग से संबंधित भी एक प्रतियोगिता हुई है, जिसमें 4 फीमेल हमारे देश की जीती हैं, स्वर्ण पदक जीता है चारों ने अलग अलग वजन में। उसको बिल्कुल आप सही से याद कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। आप जब इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, तो आप जरूर सर्च करेंगे, तो उससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व आपको पता है लॉर्ड माउंटेन थे। ठीक है, इनके हटने के बाद राजगोपालाचारी बनाए गए थे, फिर हमारे राष्ट्रपति बन गए, है ना। फिर क्या था, गवर्नर जनरल का जो पद था वो ख़त्म कर दिया गया। हमारा जब संविधान बन गया है ना, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये तो एक नया क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखियो यहाँ पे अगर लॉर्ड माउंटबेटन जो है लॉर्ड फ्रांसिस एडवर्ड विक्टर निकोलस इनका नाम था। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, माउंटबेटन जो थे वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारतीय नहीं थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा भारतीय स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी आप लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की संरचना का संबंधित है। भूगोल का रासायनिक लौह तत्व आयरन जो है वो कितनी मात्रा में होता है, तो यहाँ पे लिखा है 32 से लगभग 35% जो है हमारी पृथ्वी की संरचना में लौह होता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे सारा डाटा दिया है। आयरन जो है 32 से 35 के बीच होता है, ऑक्सीजन 30.17 होती है, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9, सल्फर 2.9, निकेल 1.8%। और दूसरे तत्व होते हैं कैल्शियम, एल्यूमिनियम जैसे। भू रसायन शास्त्री FW क्लार्क के अनुसार पृथ्वी की भू परपटी पर लगभग 47% ऑक्सीजन होती है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भूगोल के। ठीक है, FW क्लार्क याद रखिएगा, और 47% ऑक्सीजन होती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है हमारी भू परपटी पर, तो ऑक्सीजन। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो घनत्व था वो कितना था। जरूर आएगा ये क्वेश्चन इस टाइप के, क्योंकि अभी तक जनगणना नहीं हुई है, 2011 वाली ही है, तो वही इंपॉर्टेंट है। इसका सी उत्तर है। ठीक है, 828 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57वां है, फिर से उत्तर भारत का आ गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो है, जनगणना से संबंधित, ये मैं वीडियो लेकर आऊँगी। इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्यार बस बनाइए रखिएगा वीडियो के अंतर्गत, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट ये पूछा, लेकिन आएगा अभी वाला यूपी का जो वार्षिक बजट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वास्तविक बजट जो पहले 2015-16 का था उससे कितना अधिक था, तो उससे बता दिया है यहाँ पे 14.61% अधिक था। ठीक है, अभी वाला बजट याद करिएगा दोस्तों, अभी वाला। मैं फिर से, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी नहीं बदलेगा, व्यास थोड़ी बदल जाएगा।
तो वो है 6371 किलोमीटर अर्धव्यास है। अर्धव्यास याद रखना, ठीक है। कुल क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग का अनुपात सबसे अधिक है? तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा अधिक है, यानी कि यहाँ फीमेल जो है कंपैरेटिवली अधिक हैं। मतलब और दूसरे जिलों में क्या होता है, मेल और फीमेल का जो लिंगानुपात देखा जाता है कि मेल के 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, ये देखा जाता है। तो देखो आजमगढ़ में जो है 1019 है, जबकि जौनपुर में 1024 है, यानी कि 1000 मेल है तो 1024 फीमेल है। गोरखपुर में 944 है, ठीक है। ये होता है लिंगानुपात का अंतर। निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका उत्तर जो है वो है श्री चंद्र भानु गुप्ता। जबकि इसके साथ साथ दिया है कि जो हारमस जी पुरुषा मोदी, श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी तथा श्री वर्गुला रामकृष्ण राव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चंद्र भानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो? किस में कहा था भाई? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने किस में कहा था? जो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इसमें कहा था करो या मरो, कि अब हमें करो या मरो करना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना ही है, ठीक है। ये कहा था, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर तरह से प्रयत्न करे। आंदोलन को 8 अगस्त 1942 में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया था 9 अगस्त को। और फिर क्या हुआ था कि जैसे ही 8 अगस्त को ये कहा गया था, 9 अगस्त की बिल्कुल अंधेरे ही अंग्रेजों ने क्या करा था, जितने इंपॉर्टेंट नेता थे कांग्रेस के और महात्मा गांधी सहित सबको जल्दी जल्दी गिरफ्तार कर लिया था, जिससे कि इस आंदोलन को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। 1942 की बात है, 47 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। सबको पता था कंडीशन क्या अंग्रेजों को, कि अगर हमने इस आंदोलन को नहीं दबाया तो हम भारत पे राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ भी ऐसा नहीं, उन्हें भारत पे राज करने को नहीं मिला आगे। तो ये दिखा है, महत्वपूर्ण नेताओं को जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ऑपरेशन 0 आवर कहते हैं, ये भी रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है ऑपरेशन 0 आवर वाला। और लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो रोक नहीं पाए। उनसे जो नीचे नेता थे, जो मेन नेता थे, वो तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन जो उनके अंदर में नेता थे उन लोगों ने उसकी कमान संभाल ली। पूरी जनता इसके साथ आ गई और इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में सबने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि जून में आपका एग्जाम है तो मार्च का क्वेश्चन आ सकता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? इंपॉर्टेंट है पूरे ग्रह। सौर परिवार को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किस ग्रह को क्या कहते हैं, कौन सी गैस किस ग्रह पे ज़्यादा होती है, किसकी वजह से चमकता है। तो शुक्र ग्रह जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। भोर का तारा, शाम का तारा शुक्र ग्रह कहते हैं, लेकिन मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो इसमें पूरा लिखा, और बृहस्पति ग्रह के इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, पहले शनि के सबसे ज़्यादा थे, लेकिन 12 उपग्रह जो हैं अभी बृहस्पति के जो हैं वो खोज लिए गए हैं, तो अब बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन लेटेस्ट है। और लिखा है सौरमंडल में मंगल ग्रह जो है वो क्रम से चौथा और 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। और आयरन ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि आयरन माने जो इसमें लौह तत्व ज़्यादा होते हैं, इसलिए लाल दिखाई देता है, ठीक है। और मंगल ग्रह को ही युद्ध के भगवान का नाम भी दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैंने आपको तैयार करा दिए। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट का तारा, ये वो ग्रह है, आपको पता ही है। बुध जो है सबसे पहले है ना, तो आपको पता ही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ऐसे करके। और अंदर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 जो ग्रह हैं ये इनर ग्रह कहलाते हैं, आउटर रिमेनिंग 4 जो वो आउटर ग्रह कहलाते हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आपको पता होगा। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1975 में मुंबई में की थी। और उनका उद्देश्य था कि वैदिक जो धर्म है उसको शुद्ध रूप से स्थापित किया जाए, भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधें। तत्पश्चात जो था बांधने के बाद जो प्रभाव है दूसरे लोगों के उसको समाप्त किया जाए, ठीक है। इसको ऐसे था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो राज्य में उर्दू भाषा है द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया यूपी की, तो कब किया गया था? 1989 में। और प्रथम भाषा जो है वो हिंदी है, उसको कब घोषित किया गया था ये भी आप बताना, ठीक है। तो राज्य के शासकीय जो भाषा संशोधन अधिनियम में 1989 में उर्दू को कहा गया कि ये यूपी की अब दूसरी भाषा भी होगी, ठीक है।
तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है जो बोर्ड बने होते हैं उसमें पहले हिंदी में लिखा रहता है, फिर उर्दू में और इंग्लिश में भी, सब में लिखा रहता है। इसीलिए निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से जो है वो झरिया झारखंड नहीं है। झरिया झारखंड में आपको पता कोयला के लिए बहुत फेमस है, यहाँ कोयला खूब मिलता है झारखंड में, ठीक है। जबकि दुर्गापुर और बर्नपुर पश्चिम बंगाल और जमशेदपुर तो है ही इम्पॉर्टेंट, ये सब स्टील के लिए फेमस है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? लोकायुक्त की बात हो रही है, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं लोकायुक्त की। तो जो यहाँ पे सी लिखा है न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा का, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा टाइम तक रहा, ये 10 साल तक रहे, 2006 से 2016 तक, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, जिससे कि भूल लेना। और ये क्वेश्चन ऐसे जो हमेशा आ सकते हैं, ये ऐसे नहीं है कि आप सोचो पहले आए अब नहीं है। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो अशोक का जो स्तंभ है आपको पता है वहाँ से लिया गया है, सारनाथ में स्थित है अशोक पिलर, वहाँ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, सारनाथ के अशोक से लिया गया है, संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। इस स्तंभ पे क्या है, 4 सिंह बने हैं, एक दूसरे की पीठ किए हुए बने हुए हैं, ठीक है। नीचे की ओर घंटे के आकार का एक चिन्ह बल्लरी में, एक हाथी, चौकड़ी भरा हुआ घोड़ा, एक सिंह, एक सांड उभरी हुई, ये सब मूर्तियाँ। तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पत्थर से काट कर बनाए हुए सिंह के स्तंभ को कानून का धर्म चक्र इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अशोक के चिन्ह को राजकीय चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कन्या विद्याधन योजना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चली थी यूपी में। तो कौन सी कक्षा बच्चा उत्तीर्ण कर लेगा बेटी, तब उसको मिलनी थी वो कन्या वाली? तो उसका उत्तर है 12वीं कक्षा पास करने के उपरांत ये मिलनी थी आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये कब शुरू की गई थी? ठीक है, 2000 यहाँ पे 12-13 लिखा हुआ है, ठीक है। अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी, और इस समय किसकी गवर्नमेंट है? तो आप समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज़्यादा है? तो इसका उत्तर है बी, ऊटी की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 2240, जबकि शिमला की 2002 है, और 1970 डलहौजी है, और 2050 जो है वो दार्जिलिंग की है ऊंचाई, ठीक है, जहाँ पर ये बसे हुए हैं। निम्न में से किस एक की संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है स्वर्ण सिंह समिति थी जिससे फिर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता से कौन सी जोड़ी गई थी वो आप बताना, इसमें लिखा भी है। 2016 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र श्रेणी में किसने ऑस्कर अवार्ड जीता था वृत्त चित्र के लिए? 2016 की बात है ये। तो ये जो है एमी के लिए आसिफा कपाडिया, जेम्स ग्रेरीस को प्रदान किया गया था, फिल्म थी उनकी एमी। अभी भी आप देखना जो ये कौन सा अवार्ड है इसके बारे में बात हो रही है, ये सब जो है ये देखो ऑस्कर अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सॉन्ग है, जो फिल्म है कौन सी, आप देखना कहाँ की फिल्म है, जो नाटू नाटू, उसका वो जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसके लिए, वृत्त चित्र जो द एलिफेंट विस्पर, ये सब आप पढ़ लेना, इसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है, मैं अभी आपको बता रही हूँ। और उसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड भी मिला है रिकी को। तो ये सब आप पढ़ लेना, ये हमारे देश से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो आने की पूरी उम्मीद है। 73वां है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ठीक है, तो ये 300 से बढ़ाकर 400 कर दी, लेकिन अब तो जो है 1000 है, 1000 है, ठीक है, 1000 से ज़्यादा हो गई होगी, अब तो 1500 भी हो गई होगी, ठीक है। वर्ष 2015 में भारत के राष्ट्रीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? 2015 की बात हो रही है अर्जुन पुरस्कार के लिए, तो ये जो दिया गया था श्रीजेश रविंद्रन को दिया गया था हॉकी के लिए, ठीक है। लेकिन आप लेटेस्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का हमेशा ही आता है ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, और तुजुके जहांगीर जहांगीर। तो ये ठीक है, ये हुमायूंनामा तो उसकी सिस्टर ने लिखा था गुलबदन बेगम ने, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे इसको गलत है। शाहजहांनामा ताहिर इनायत खान ने और बाबरनामा बाबर ने लिखा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो अपने आप ही हल कर लेंगे। थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। 368 किससे संबंधित है? 368 आपको पता ही होगा,
ठीक है। तो इसमें 368 जो है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, 368 अनुच्छेद पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। अब कंप्यूटर के आगे, किस कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने से संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा हमें आलेख सेलेक्ट करना है। जब कहते हैं नहीं सेलेक्ट ऑल, तो ऑल माने ए, आपको कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा मैटर आप जितना भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर पे अगर आप वर्क कर रहे हैं और कहीं कॉपी पेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करके। ठीक है, या डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। बाइनरी संख्या 1011, दशमलव समतुल्य किसके का दशमलव किसके समतुल्य है, तो ये 11 के समतुल्य है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पूरा 1011 को दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इसको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आती है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत ईजी होती हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ये शॉर्ट ट्रिक से पता चल जाएगा, कितनी भी बड़ी बाइनरी नंबर दिया हो आप बहुत ज़रा सी देर में पता कर लेंगे कि इसका नंबर ओरिजिनल क्या होगा। निम्न में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो कंप्यूटर प्रणाली से क्या संबंधित नहीं है भैया, PPP नहीं संबंधित है। वैसे FTP, EPF और URL ये तीनों ही संबंधित है। नहीं, PP भी है भाई, पावर पॉइंट है ना, PP तो पावर पॉइंट प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये है संबंधित। URL भी संबंधित है, FTP भी संबंधित है, लेकिन EPF नहीं है। EPF वही है कर्मचारी भविष्य निधि फंड जो होता है वो है, प्रोविडेंट फंड से संबंधित है ये, एम्प्लॉयमेंट वाला, तो ये उससे संबंधित है, जो जॉब करते हैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड का जो पैसा आता है उसमें है। लेकिन ये तीनों जो है, PPP का मतलब है पावर पॉइंट प्रोजेक्शन, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो इसमें D ऑप्शन इसका होगा, वो इससे संबंधित नहीं है। 80वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो वो रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी एक भंडारण का कार्य करती है, यानी कि स्टोरेज का, जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, और ये परमानेंट मेमोरी है। और रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, वो अस्थायी मेमोरी। ठीक है, रोम और रैम में अंतर रखना, रोम परमानेंट है, रैम परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ठीक है, तो ये जो 80 क्वेश्चन दोस्तों आपने किए ज़रूरी अच्छे होंगे, और पूरा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और करंट अफेयर डेली करते रहिए दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर का ही खेल होगा इस एग्ज़ाम में, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।